नमस्कार दोस्तों, मैं रामाता शर्मा हमारे सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो समाज का टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत हमने उसका जो पहला भेद था अवैध भाव समाज, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात दूसरा जो तत्पुरुष समाज था उसकी सामान्य परिभाषा देगी। फिर उसके भेद थे 5 प्रकार के। उन 5 प्रकारों में से हम पहला जो प्रकार था विभक्ति लोप तत्पुरुष समास, उसको पढ़ चुके हैं। अब दूसरा भेद जो कि लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगला जो है वह उपपद तत्पुरुष समास है, उसके भेद, उसके उदाहरण भी हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास, जिसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। लुप्त पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कुछ अन्य पद होते हैं या विभक्ति चिन्ह भी होते हैं उनके साथ। तो पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने के लिए यानी समस्त पद बनाने के लिए बीच में आए हुए यदि पदों का लोप कर रहे हैं, उन पदों के साथ विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं तो उनका भी लोप कर रहे हैं, तो वह समास लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। लुप्त यानी लोप होना, पद यानी पदों का, यानी बीच में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में शब्दों का यानी पदों का लोप हो रहा है, चाहे उसके साथ विभक्ति चिन्ह भी जुड़े हुए हो, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, पवन चक्की, तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की पवन चक्की कहलाती है। अब यदि हमसे पूछे कि यहाँ पर पूर्व पद क्या है, तो पूर्व पद पवन है, उत्तर पद क्या है, तो उत्तर पद चक्की है। अब इन दोनों पदों के बीच में देखिए दोस्तों, से जो कि एक विभक्ति चिन्ह है, चलने वाली, ये दो क्या है, अन्य पद है। तो हमने जब समास विग्रह से समस्त पद बनाया तो से चलने वाली यानी विभक्ति चिन्ह और चलने वाली इन पदों का क्या कर दिया, लोप कर दिया, और पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर शब्द बनाया पवन चक्की। तो ये किसके अंतर्गत माना जाएगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि बीच में आए हुए पदों का क्या कर दिया, हमने लोप कर दिया। दूसरा उदाहरण देखिए, वायुयान, वायु से चलने वाला यान, वायु से चलने वाला यान क्या कहलाता है, वायुयान। तो यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद के बाद में बीच में से चलने वाला, ये विभक्ति चिन्ह और अन्य पद आ रहे हैं, इनका हमने लोप कर दिया और शब्द बनाया वायुयान। अगला देखिए, पंचक्की, पंचक्की अर्थात पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की अर्थात वह चक्की जो किससे चलती है, पानी से चलती है। तो यहाँ पर भी हमने से चलने वाली इन बीच में आए हुए पदों का लोप कर दिया, शब्द बनाया पवन चक्की, पंचक्की। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी क्या कहलाएगी दोस्तों, ऊंट गाड़ी कहलाएगी। बैलगाड़ी, अब हम जानते हैं कि एक बैल से कभी गाड़ी नहीं चलती, दो बैलों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम बैल शब्द को बहुवचन में लिखेंगे, बैलों से
किससे? बैलों से चलने वाली गाड़ी। बैलों से चलने वाली गाड़ी। बैलों से चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी कहलाएगी। दूसरा है दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा क्या कहलाता है दोस्तों? दही बड़ा। तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो अन्य पद आ रहे हैं उनका हमने यहाँ लोप कर दिया। रेलगाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी आप सभी जानते हैं रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, यानी दो भिन्न भिन्न भाषाओं से बना हुआ शब्द है। रेल जो कि इसका हिंदी अर्थ होगा पटरी। तो पटरी पर जो गाड़ी चलती है उसे रेलगाड़ी कहा जाता है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये एक संकर शब्द है। गोबर गणेश सामान्य अर्थ होगा दोस्तों गोबर से बने हुए गणेश। यहाँ पर गोबर गणेश का कोई लक्ष्यार्थ भी निकल सकता है, यानी कोई लक्षण आधारित अर्थ यानी मूर्ख को भी गोबर गणेश कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम समास विग्रह कर रहे हैं तो एक सामान्य अर्थ लेंगे। तो गोबर गणेश किसे कहेंगे दोस्तों? गोबर से बने हुए गणेश गोबर गणेश कहलाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आए हुए यदि पदों का हम लोप कर रहे हैं तो वहां पर लोप्तपद तत्पुरुष समास होता है। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद देखिए दोस्तों उप यानी पास, पद यानी पद आ रहा है, यानी पास में कोई पद आ रहा है अर्थात पास में ऐसा पद है जो एक क्रियावाचक है यानी किसी कार्य का बोध कराने वाला है। पास में कोई ऐसा पद है जो किसी कार्य का बोध करा रहा है, यानी बाद वाला पद हम संक्षिप्त में देखें या स्पष्ट रूप से देखें तो बाद वाला पद यानी उत्तर पद यदि कोई क्रियावाचक है किसी कार्य का बोध कराने वाला पद है तो फिर वहां पर जो उदाहरण है वो उदाहरण उपपद तत्पुरुष समास का माना जाएगा। जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पर जहां बाद वाला पद अर्थात उत्तर पद कोई क्रियावाचक पद हो या क्रियावाचक हम यहाँ पर प्रत्यय भी कर सकते हैं क्योंकि बाद में जो जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है, तो यहाँ प्रत्यय भी लिख सकते हैं। यानी बाद में यदि कोई क्रियावाचक प्रत्यय आ रहा है तो वहां पर जो समास बनेगा वो उपपद तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे देखिए दोस्तों जलज। जलज में दो पद हैं यहाँ पर, पहला पद है जल और दूसरा पद है जल, यानी पूर्व पद जल और उत्तर पद क्या है दोस्तों? ज है। अब ज का तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेंगे ज का। ज का अर्थ होता है जन्म लेना। ज का अर्थ जन्म लेना यानी जल में जन्म लेने वाला। जलज का अर्थ होगा जल में जन्म लेने वाला। जलज कहलाएगा, जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। तो बाद वाला जो पद है दोस्तों ज ये क्रियावाचक है, क्रियावाचक प्रत्यय है अर्थात क्रिया का बोध करा रहा है। किस क्रिया का बोध करा रहा है? ज का मतलब जन्म लेना। जन्म लेना क्या है? एक क्रिया है। तो जहां बाद वाला पद यदि कोई क्रियावाचक आ रहा है, कोई क्रियावाचक आ रहा है तो फिर वो उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। अगला देखिए जल प्लस द। जल को प्रदान करने वाला,
जल को प्रदान करने वाला। क्या कहलाएगा दोस्तों? जलद। जो जल को क्या करता है? प्रदान करता है। जलद अर्थात जल में जन्म लेने वाला। जलद अर्थात जल को प्रदान करने वाला। जो जल को प्रदान करता है वो क्या कहलाएगा? जलद कहलाएगा। जल को प्रदान करने वाला। तो यहां पर जो द है, द जो प्रत्यय है, ये द प्रत्यय देने अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, प्रदान करने अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात क्रियावाचक है। अगला देखिए, सर्वज्ञ। सर्व यानी सब कुछ, ये यानी जानना, ये क्रियावाचक है। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। अगला देखिए दोस्तों, नीतिज्ञ। नीति को ज्ञ यानी जानने वाला, नीति अर्थात नियम, नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाएगा। कष्टप्रद। प्रद यानी प्रदान करना, क्रियावाचक है, तो कष्ट को प्रदान करने वाला, करने वाला, कष्ट को प्रदान करने वाला कष्टप्रद कहलाएगा। इन उदाहरणों पर एक विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। समास के अंतर्गत जो उत्तर देना है वहां पर विकल्प पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं पर विकल्प, जैसे हम उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण लेते हैं, जलद लेते हैं, प्रश्न आ जाता है कि जलद शब्द में कौन सा समास है? जलद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन दे दिया, ए अवयवी भाव, दूसरा दे दिया बी द्विगु समास, सी दे दिया द्वंद्व समास और डी दे दिया बहुब्रीहि समास। अब वहां तो उपपद तत्पुरुष समास विकल्प के रूप में है ही नहीं, तो क्या किया जाए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में जो समास का निर्धारण किया जाता है वो समास विग्रह के हिंदी अर्थ पर डिपेंड करता है। यानी समास विग्रह करने पर क्या अर्थ निकल रहा है उस आधार पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसको किस समास के अंतर्गत रखा जाए। देखिए, जलद शब्द का अर्थ होगा जल में जन्म लेने वाला। अब जल शब्द है ये क्रियावाचक है, लेकिन यदि विकल्प के रूप में उपपद तत्पुरुष समास नहीं है तो फिर यहाँ अर्थ देखिए, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात ये विशेष अर्थ में चला जाएगा। जलद शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो फिर वहां हम बहुब्रीहि समास को सही मानेंगे, क्योंकि जहां अन्य अर्थ निकलता है, पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़कर कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, वहां बहुब्रीहि समास माना जाता है। तो समास के अंतर्गत विकल्प पर निर्भर करेगा कि उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समास के उदाहरण होते हैं जिनके विकल्प दो दो हो सकते हैं, अर्थात उनके दो दो आंसर हो सकते हैं, दो दो उत्तर हो सकते हैं। तो विकल्प पर निर्भर करेगा कि हमें वहां उत्तर क्या देना। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है नय तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास दोस्तों जो नकारात्मक अर्थ देता है, यदि समास पद बनने के बाद में यदि कोई निषेधात्मक या नकारात्मक अर्थ निकल रहा है तो वहां पर वो उदाहरण नए तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। निषेधात्मक नकारात्मक अर्थ देने वाला जो शब्द है वो नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। इसकी कुछ पहचान भी होती है। यदि हम समास पद बना रहे हैं या समास पद बना हुआ है तो उसमें अ, अन, अन, न और ना, ये क्या है? हिंदी के अनुसार
ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो न, ना, अ, अन और अन, इन उपसर्गों का यदि पूर्व पद के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वह जो उदाहरण है वह नए तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। यानी नकारात्मक अर्थ प्रकट हो और इन उपसर्गों का प्रयोग होता है तो वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे असत्य है दोस्तों, असत्य यानी न सत्य, जो सत्य नहीं है, न सत्य वही असत्य, अनुपयोगी न उपयोगी अर्थात अनुपयोगी। अब देखिए यहां किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों, अउपसर्ग का, अउपसर्ग, यहां पर अनुपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, अ और आधा न, तो अनुपयोगी का होगा न उपयोगी। अनजान, जो या जिसे नहीं जानते हैं, जिसे नहीं जानते हैं, या जो नहीं जानता है, जिसे हम नहीं जानते वो हमारे लिए अनजान व्यक्ति है, या जो नहीं जानता है वो भी क्या है, अनजान व्यक्ति है। यहां पर जो उपसर्ग लगा हुआ है पूर्व पद के रूप में वो अन है, ये पूरा ना है और यहाँ पर आधा ना है। ये हम जब उपसर्ग पढ़ेंगे तो थोड़ा अंतर समझेंगे। जैसे संक्षेप में मैं बता दूं आपको कि यदि पीछे वाला शब्द कोई तत्सम शब्द है और उसका प्रारंभ स्वर से हो रहा है तो वहां पर जिस अन का प्रयोग होगा उस अन में न आधा होता है। यदि बाद में क्या हो, कोई स्वर से आरंभ होने वाला शब्द हो और वह तत्सम शब्द ही होना चाहिए तो वहां पर हम इस आधे न वाला जो अन है इसका प्रयोग करते हैं। बाकी अर्थों में पूरा जो न है उस वाले अन का प्रयोग करते हैं। न गणने, न गिनने योग्य, न गिनने योग्य, जो गिनने योग्य नहीं है वही क्या है, नगण्य। नालायक, जो लायक नहीं है, जो लायक नहीं है, जो लायक नहीं है वो नालायक कहलाएगा। अज्ञान, न ज्ञान यानी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है तो वो अज्ञान कहलाता है। अनावश्यक, यहां भी देखिए दोस्तों आधा न है, आधा क्या है यहाँ पर, न आवश्यक, अनावश्यक कहलाएगा। यानी न आवश्यक अनावश्यक यहाँ स्वर आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर इस वाले अन का प्रयोग हो रहा है जिसके अंत में आधा न होता है। अनदेखा, न देखा यानी जिसे नहीं देखा वो अनदेखा। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनंत कहलाता है। न अंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है अनंत कहलाता है। अन उपमा, न उपमा यानी जिसको उपमा नहीं दी जा सकती है वह अनुपमा कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द है दोस्तों, असत्य, अनुपयोगी, अनजान, नगण्य, नालायक, अज्ञान, अनावश्यक, अनदेखा, अनंत और अनुपमा, सारे के अर्थ, सभी के अर्थ निषेधात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं। तो जहां पर नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थ प्रकट हो रहा है वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। अब एक विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए नालायक शब्द आ गया, यहाँ कौन सा समास है, विकल्प में दिया अवयवी भाव, दूसरा दे दिया द्विगु, द्वंद्व दे दिया, बहुव्रीहि दे दिया। अब वहां पर नई तत्पुरुष समास नहीं है तो फिर क्या माने। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, हमने कहा
न, ना, अन और अन, इन उपसर्गों का प्रयोग होता है नकारात्मक अर्थ में। तो समस्त पद में ये मिलेंगे। तो ये सारे के सारे हिंदी के अनुसार क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। और हम जानते हैं कि पूर्व पद के रूप में अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है। किसमें होगा दोस्तों, उपसर्ग और अव्ययों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है। और ये जो पांचों उपसर्ग है, जिनका प्रयोग भी यदि विकल्प में नए तत्पुरुष समास नहीं है तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही मानना चाहिए। अर्थात हमें जब वहां विकल्प चुनना है तो फिर इस नए तत्पुरुष समास के अभाव में हम अव्ययी भाव समास को ही सही मानेंगे। यदि अव्ययी भाव समास न होकर या वो है और नए तत्पुरुष समास भी है तो दोनों अवस्था होने पर भी हम नए तत्पुरुष समास ही मानेंगे। नए तत्पुरुष समास नहीं है तभी हमें अव्ययी भाव समास मानना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है अलुक तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, अलुक, लुक का अर्थ होता है लोप। लुक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लोप। अलुक लोप नहीं होना, अर्थात संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संस्कृत की विभक्ति लगी होती है और विभक्ति सहित ही पद बने हुए हैं और उनका वैसा का ऐसा ही प्रयोग हिंदी में होता है, तो वह अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण माने जाते हैं। अर्थात संस्कृत की कोई विभक्ति लगी हुई है और विभक्ति सहित वो पद बना हुआ है और हिंदी में यदि वह प्रयोग योग्य है तो फिर वह अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। जैसे देखिए, मृत्युंजय, मृत्युम प्लस जय। अब मृत्यु तो हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, पर मृत्युम शब्द का नहीं होता। मृत्युम शब्द में संस्कृत की विभक्ति लगी हुई है पर उसके साथ जय जोड़कर एक पद बना दिया मृत्युंजय। अब इसका प्रयोग हिंदी में होता है तो यह उदाहरण किसमें माना जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास में माना जाएगा। समास विग्रह होगा दोस्तों, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, मृत्युंजय कहलाएगा। वनेचर, या वन शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई संस्कृत की। वन में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला वनेचर कहलाएगा। युधिष्ठिर, युधि शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है युद्ध शब्द में, तो युद्धि का मतलब युद्ध में, स्थिर है जो, युद्ध में स्थिर है जो, है जो युधिष्ठिर कहलाएगा। खेचर, खे अर्थात आकाश, खे यानी आकाश में विचरण करने वाला, में विचरण करने वाला, करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला खेचर कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ खे शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, युद्धि में भी सप्तमी है, वने में सप्तमी है, मृत्यु शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी शब्दों में संस्कृत की विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे उदाहरण अलुक तत्पुरुष समास के माने जाते हैं। अब एक विशेष ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए इन उदाहरणों में से कोई उदाहरण आ गया और विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास नहीं है तो समास विग्रह के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार में समास का निर्धारण करना चाहिए। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने। अब यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं है तो फिर हमें इसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास जहां अन्य अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है और इस पद का अन्य अर्थ निकलता है
मृत्यु को जीत लिया है जिसने, मृत्युंजय बोलते हैं भगवान शिव को। यदि विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास है तब तो अलुक तत्पुरुष समास ही मानना है, लेकिन यदि विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास नहीं है तभी हमें बहुव्रीहि समास मानना है। ये विषय ध्यान रखिए। वनेचर, वन में विचरण करने वाला है जो, वो पुरुष। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर है जो, जैसे युधिष्ठिर एक व्यक्ति विशेष है। खेचर, खे यानी आकाश में विचरण करने वाला, खेचर भी पक्षी को बोलते हैं। तो ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण माने जा सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में मानेंगे यदि विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमने तत्पुरुष समास के जो 5 भेद थे उन्हें पढ़ा क्रमबद्ध तरीके से। पहला जो कि विभक्ति लोप तत्पुरुष समास था, उसके 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो था लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, उससे भी उदाहरण सहित पढ़ा। उसके बाद उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास और अलुप्त तत्पुरुष समास। इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास के 5 भेद पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण हो या एक पद विशेष्य हो, जहां एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान हो या एक पद उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। विशेषण, जिसका सामान्य परिचय आपको होगा ही सही। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नीला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? नीला है, तो नीला उसका विशेषता बताने वाला शब्द है जो विशेषण हो जाएगा। कैसा है? नीला है, विशेषण। और कौन है? घोड़ा है, ये विशेष्य हो जाएगा। ऐसे ही उपमान और उपमेय। कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है दोस्तों, तो यदि उसे कोई सामान्य वस्तु है, उसे उस प्रसिद्ध वस्तु की समानता दी जाती है, उसकी उपमा दी जाती है या उसके समान बताया जाता है, तो वह उपमान होता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमुख। चंद्रमा के समान क्या है? मुख है। तो चंद्रमा क्या हो गया? प्रसिद्ध वस्तु हो गई, क्योंकि सभी जगह चंद्रमा नहीं होते, मुख तो सभी के होता है। तो मुख तो सामान्य वस्तु हो गई और चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु हो गई। तो चंद्रमा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? उपमान। प्रसिद्ध वस्तु है, और जो सामान्य वस्तु होती है वो उपमेय कहलाती है, अर्थात मुख क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। तो जहां पर एक पद विशेषण हो, एक पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान हो और एक पद उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। देखिए, जहां पर एक पद विशेषण हो, एक पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और एक पद उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। एक और बात, यदि पूर्व पद के रूप में कोई उपसर्ग आया है, अब हम जानते हैं कि यदि पूर्व पद में कोई उपसर्ग है अथवा कोई अव्यय है, अव्ययी विभाव समास होता है। पर यहां कहा गया कि यदि पूर्व पद में कोई उपसर्ग है और वो बाद वाले पद की यदि विशेषता बता रहा है, जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ले लिया हमने सुपथ, यानी सु यानी अच्छा, पथ यानी रास्ता। अब रास्ता कैसा है? अच्छा है दोस्तों। तो सु जो उपसर्ग है वो बाद वाला जो पद है, पथ, रास्ता, उसकी विशेषता बता रहा है कि रास्ता सु यानी अच्छा है। तो कोई विशेषता बताने वाला यदि उपसर्ग पूर्व पद में हो तो वहां भी अव्ययी कर्मधारय समास माना जाता है। यदि पूर्व पद के रूप में कोई ऐसा उपसर्ग है जो बाद वाले पद की विशेषता बता रहा है,
तो वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला उदाहरण है सुपुत्र, अर्थात अच्छा है जो पुत्र, अच्छा है जो पुत्र। एक विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, समास में, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य से संबंधित कोई समास विग्रह करना है तो वहां पर हे जो इस पद का प्रयोग हमें समास विग्रह के अंतर्गत करना है। सुविचार, अच्छा है जो विचार, अच्छा है जो विचार। तो यहाँ सु और सो दोनों क्या है, उपसर्ग है। ये जितने भी उदाहरण हम ले रहे हैं ये सारे उपसर्ग वाले हैं। कुमति, कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरी, मति यानी बुद्धि, बुरी मति यानी बुरी बुद्धि। कुपथ अर्थात बुरा पथ, बुरा रास्ता। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहां पर हम बुरी है जो मति ऐसे भी लिख सकते हैं, बुरा है जो पथ ऐसे भी समास विग्रह हो जाएगा। अगला है महर्षि, इसका भी होगा महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि महर्षि कहलाएगा। महादेव, महान है जो देव, महादेव महान है जो देव। लघुतर, लघु यानी छोटा, उत्तर यानी उत्तर, जो छोटा उत्तर है, लघु है जो उत्तर यानी छोटा है जो उत्तर, लघुतर कहलाएगा। लघु काय, लघु यानी छोटा, छोटा, काय यानी काया, लघु है जो काया यानी जो शरीर क्या है, छोटा है, उसे लघु काय कहेंगे। दीर्घावकाश, दीर्घ का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा, दीर्घ है जो अवकाश, अर्थात लंबा है जो अवकाश वह दीर्घावकाश कहलाएगा। बड़ा है जो अवकाश, लंबा है जो अवकाश। आगे चलते हैं। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ है जो जन, श्रेष्ठ है जो जन क्या कहलाएगा, श्रेष्ठ जन कहलाएगा। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ है जो कवि, जो कवि क्या है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कवि कहलाएगा। परमोत्कर्ष, महान है जो उत्कर्ष, महान है जो उत्कर्ष, मोत्कर्ष कहलाएगा, परमोत्कर्ष कहलाएगा या मोत्कर्ष भी बन सकता है। परमाणु, परम यानी बहुत बड़ा, महान, महान है जो अणु, महान है जो अणु वो परमाणु कहलाएगा। परमात्मा, परम यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा परमात्मा या महात्मा कहलाएगा। नवयुवक, नया है जो युवक, नवयुवक कहलाएगा। नवोदय, नया है जो उदय, नया है जो उदय, नवोदय। कापुरुष, कायने कायर, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष,
पुरुष कहलाएगा। खुशबू, ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है दोस्तों। खुशबू, खुश, बद, बद, ये उर्दू भाषा के उपसर्ग है, तो इनका प्रयोग भी होगा। खुशबू, खुश यानी अच्छी, अच्छी है जो, वो का अर्थ है गंध, जो गंध अच्छी है वो खुशबू कहलाएगी। बदबू, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। बद यानी बुरी है जो, बू का अर्थ गंध। अगला है अल्पायु। अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ी। अल्प अर्थात थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी है जो आयु, अल्पायु बनाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पूर्व पद के रूप में जितने भी उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है वो सभी के सभी बाद वाले पद की विशेषता बता रहे हैं, यानी विशेषण के रूप में आ रहे हैं। इसलिए ये सारे उदाहरण कर्मधारय समास के माने जाएंगे। और भी कुछ उदाहरण हैं, उनको देखते हैं। आप इसको पहले अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, सदाचार। सत अर्थात अच्छा, अच्छा है जो आचार, अच्छा है जो आचार। यहाँ आचार शब्द का अर्थ आचरण, जिसका अच्छा आचरण होता है वो सदाचारी कहलाता है, अर्थात अच्छा आचरण करना ही सदाचार है। अगला है सत्कर्म। अच्छा है जो कर्म, अच्छा है जो कर्म सत्कर्म होगा। मंद गति, मंद अर्थात धीमी, मंद है जो गति, अर्थात धीमी है जो गति मंद गति कहलाती है। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, मंद है जो अग्नि, मंदाग्नि कहलाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, जो कमल क्या है नीला है, तो वह नील कमल कहलाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नील कमल से और काला तक ये रंग वाचक विशेषण है, तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेषण का संबंध मिल रहा है, तो कर्मधारय समास है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल अर्थात कमल, उत्पल का शाब्दिक अर्थ कमल होता है। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प अर्थात काला है जो सर्प या सांप। नीलमणि, नीली है जो मणि, नीली है जो मणि नीलमणि कहलाएगी। रक्तांबर, रक्त अर्थात लाल है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, लाल है जो वस्त्र क्या कहलाएगा रक्तांबर। काला सांप, काला है जो सांप, काला है जो सांप, काला सांप कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों,
हमने अभी तक जितने भी उदाहरण देखे वह कर्मधारय के ऐसे उदाहरण थे जिसमें एक पद विशेषण था तथा दूसरा पद विशेष्य था। अब आगे हम जो उदाहरण लेंगे उनमें एक पद उपमान होगा और एक पद उपमेय होगा। जैसे कि हमने सामान्य तौर पे समझा था, उपमान ऐसी वस्तु जो प्रसिद्ध होती है तो उससे तुलना की जाती है। उपमेय जहां वस्तु सामान्य रूप से हो, अर्थात जो वस्तु सामान्य हो, सभी के पास उपलब्ध हो या जो सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाए, वह उपमेय कहलाती है। तो उपमान और उपमेय का जहां संबंध होता है वहां भी कर्मधारय समास माना जाता है। वे के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पाषाण हृदय। पाषाण के समान हृदय। पाषाण के समान हृदय। हृदय कैसा है? पाषाण के समान है, अर्थात पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर के समान हृदय है। हृदय पत्थर नहीं है पर पत्थर के समान है, अर्थात पत्थर में एक विशेषता होती है कि वह कठोर होता है और हृदय भी कैसा है? कठोर है। तो उस हृदय को पाषाण हृदय कहा जाएगा। कमल नयन। कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। कमल अर्थात कोमल। कमल की विशेषता होती है कि कोमल होता है। तो नयन कैसे हैं? कोमल है, सुंदर है, तो कहा गया कमल नयन। चरण कमल। अब देखिए यहां पर इन दोनों उदाहरणों में तो उपमान आगे आया था, यानी पाषाण और कमल उपमान है, ये आगे आया था। उपमेय या पीछे आया था। अब यहाँ उल्टा है दोस्तों, यहाँ उपमान तो बाद में है जबकि उपमेय आगे है। यानी चरण के समान कमल नहीं है, कमल के समान चरण है। पर जब समास विग्रह करेंगे तो उपमान को आगे ही लिखेंगे, कमल के समान चरण, अर्थात चरण कैसे हैं? कमल के समान कोमल है। क्रोधाग्नि। अब जहां रूपी अर्थ निकल रहा हो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। क्रोधाग्नि। क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि कहलाएगा। नरसिंह। यहां पर उपमान बाद में आया है। सिंह रूपी नर, यानी मनुष्य कैसा है? सिंह के समान निडर है, साहसी है। काव्यामृत। अमृत। अमृत के समान काव्य या अमृत रूपी काव्य। अमृत रूपी काव्य, ये भी हम समास विग्रह कर सकते हैं इसका, अमृत रूपी काव्य। विष वृक्ष। विष रूपी वृक्ष। विष रूपी वृक्ष, यानी वृक्ष कैसा है? विष के समान है। कर कमल। यहां पर भी उपमान बाद में आया। कमल के समान कर, अर्थात हाथ। हाथ कैसे हैं? कमल के समान कोमल है। उपमा दी जा रही है हाथों को, किसकी? कमल की। मृग नयन। मृग यानी हिरण के समान नयन। नयन यानी आंखें कैसी है? मृग के समान है, हिरण के समान। हिरण नहीं है या हिरण की आंखों की जैसे नहीं है। यहाँ पर मृग से तात्पर्य है चंचल है। जैसे मृग चंचल होता है वैसे ही आंखें भी कैसी है? चंचल है। इसलिए कह दिया मृग के समान नयन। चंद्रमुख।
चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख कहलाएगा। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, यानी ऐसे वचन हैं जो अमृत के समान आनंद देने वाले हैं, तो वचनामृत कहलाएगा। अगला है पद पंकज। पंकज कमल का पर्यायवाची है। पंकज के समान पद यानी चरण, चरण कैसे हैं? कमल के समान, पंकज अर्थात कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर एक पद तो क्या है दोस्तों? उपमान है। एक पद क्या है? उपमेय है। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि उपमान आगे आए उपमेय पीछे आए, कहीं पर भी आ सकता है, चाहे वो पूर्व पद के रूप में आए चाहे उत्तर पद के रूप में आए। अर्थात उपमान पहले आए या बाद में आए, या उपमेय पहले आए और या बाद में आए, दोनों अवस्थाओं में वहां पर कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो कर्मधारय समास कहाँ होता है? विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय का जहां प्रयोग होता है शब्दों में, वहां कर्मधारय समास होता है। कभी कभी परीक्षाओं में इनकी जो परिभाषा है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विशेषण और विशेष्य से संबंधित समास कौन सा है, उपमान और उपमेय से संबंधित समास कौन सा है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जहां एक पद उपमेय या उपमान हो, या उपमान उपमेय के अलावा विशेषण या विशेष्य हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य, एक पद उपमान होगा और एक पद उपमेय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे जो समास है, द्विगु समास है, उसके बाद द्वंद्व समास और बहुवचन समास, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो अगला वीडियो है उसमें द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवचन समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।